Hello everyone, this is part 2 video of Cell Biology LSE February 2021 का paper. In the first part we have discussed question number 1, 2 and 3 and we'll try to finish question number 4, 5 and 6 in this video. So the question number 4 is we have to difference between any 5. The 6 are given to us and we have to do any 5. DNA RNA में difference, microtubule microfilament में, diffusion and osmosis में, tracheids and trachea में, osteoblast osteoclast में, coenzyme and prosthetic group में. Each of the difference is of 2 marks. So इसको बहुत ज़्यादा lengthy होना it is not important. So let us take a look. सो द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, मतलब दोनों ही न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं. डीएनए बना हुआ होता है शुगर फॉस्फेट ग्रुप्स और न्यूक्लिक एसिड जो उसके अंदर होते हैं वो होते हैं ATGNC, और आरएनए जो होता है वो बना हुआ होता है शुगर फॉस्फेट ग्रुप और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो होते हैं AUGC. सो यहाँ पे शुगर जो है डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज, बिकॉज डीएनए की फुल फॉर्म ही है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड. यहाँ पे आरएनए में शुगर होती है राइबोज, नाइट्रोजनस बेस ATGC, एडिनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, एंड यहाँ पे AUGC. थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह यू होता है, दैट इज़ यूरेसिल. प्यूरिन टू पायरिडीन रेशियो 1 होता है कि प्यूरिन इस टू पायरिमिडिन का जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो 1 आता है, लेकिन यहाँ पे वो वेरी कर सकता है. अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें डीएनए का जो बेटर स्ट्रक्चर होता है, जो पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ हेलिकल एंड डबल स्ट्रैंडेड. रेप्लिकेशन के टाइम में अनवाइंडिंग होती है तब वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, या फिर ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे अनवाइंडिंग होती है तब वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, बट अदरवाइज इट इज़ इन डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म. आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है एंड इट इज़ नॉट ऑल्सो हेलिकल. फंक्शन, डीएनए इज़ अ मेजर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरियर, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है. आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मेनली कैरी नहीं करता, ऑल्दो इट इज़ अ जेनेटिक मटीरियल ऑफ वेरियस वायरसेस, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ प्राइमरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरियर. उसका मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस में, वो मेनली इन्वॉल्व होता है. लोकेशन, डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, एंड इसके अलावा दे रहा है सम ऑर्गेनेल्स विच कैरी देयर ओन डीएनए लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. एंड अबाउट आरएनए जो है वो मेनली होता है साइटोप्लाज्म में, बिकॉज अभी हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जब पढ़े थे वहाँ पे भी हमने डिस्कस करा था कि ट्रांसक्रिप्शन में जब आरएनए बनता है तो आरएनए की मॉडिफिकेशन होने के बाद वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है ताकि वो ट्रांसलेशन करके प्रोटीन सिंथेसिस कर सके. तो इसलिए आरएनए जो है वो हमें मिलता है साइटोप्लाज्म में, और कई कई जगहों पे ये हमें न्यूक्लियस में मिलता है, जैसे कुछ वायरसेस एंड ऑल में, जहाँ पे दिस इज़ अ जेनेटिक मटीरियल. So the next question is difference between microtubule and microfilament. The main difference between microtubule and microfilament is that microtubules are long, hollow cylinder made up of tubulin protein. ये microtubules जो होते हैं वो लंबे होते हैं, hollow cylinders होते हैं, ये tubulin protein से बने हुए होते हैं. Whereas microfilament जो होते हैं वो double stranded होते हैं, helical होते हैं और वो actin से बने हुए होते हैं. तो माइक्रोट्यूब्यूलिन, ट्यूब्यूल वर्ड आ रहा है तो वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, और माइक्रोफिलामेंट बना हुआ है एक्टिन से. माइक्रोफिलामेंट डबल स्ट्रैंडेड से बना हुआ है और वो हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. देयर इज़ अ वीडियो ऑल्सो इन विच हमने साइटोस्केलेटन सिस्टम पढ़े थे, वहाँ पे हमने सीलिया, फ्लैजेला, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट के बारे में भी पढ़ा था. सो माइक्रोट्यूब्यूल्स ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चरल फिलामेंट्स होते हैं, ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन से बने होते हैं. इनका मेन काम होता है माइटोसिस में जो मूवमेंट होती है क्रोमोसोम्स की, बिकॉज द क्रोमोसोम्स आर अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स. तो वो जो क्रोमोसोम की मूवमेंट हो रही है उसमें कौन हेल्प कर रहे हैं, उसमें हेल्प कर रहे हैं हमारे माइक्रोट्यूब्यूलिन. और माइक्रोफिलामेंट जो है वो स्मॉलेस्ट अमंग साइटोप्लाज्मिक फिलामेंटस स्ट्रक्चर. ये जो स्ट्रक्चर है ये साइटोस्केलेटन का ही पार्ट है, बट ये बहुत छोटे होते हैं, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एक्टिन. इसमें ये एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं और ये परफॉर्म साइटोस्केलेटन एंड कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन. बेसिकली ये सेल के अंदर जो बाकी मूवमेंट्स होती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स की जो मूवमेंट हो रही हैं, सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही हैं, ये उसमें हेल्प करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ये साइटोकाइनेसिस में हेल्प करते हैं. साइटोकाइनेसिस में मतलब जब सेल डिवीजन हो जाती है, न्यूक्लियस डिवीजन हो जाती है, क्रोमोसोम सेपरेट होकर डिफरेंट न्यूक्लियस बन जाते हैं. आफ्टर दैट व्हेन द सेल्स पिंच ऑफ, सेल्स डिवाइड होते हैं, डिफरेंट सेल्स बनते हैं, सो उस साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है माइक्रोट्यूब्यूल. नेक्स्ट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों का ही मतलब है मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. जब भी कोई सब्सटेंस मूव करता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन तो वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कंसिडर होता है. लेकिन द डिफरेंस इज इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, then it is known as osmosis. So diffusion is a spontaneous movement that leads to the net movement of a substance from a region of high concentration to
low concentration. Rate of diffusion is directly proportional to the concentration gradient and is quantitatively expressed by Fick's first law. ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर. तो ऑस्मोसिस में दो चीज़ें ध्यान रखनी है. यहाँ पे मूवमेंट जो हो रही है वो वाटर की हो रही है और अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो रही है. सेमी परमिएबल के मेम्ब्रेन का इम्पॉर्टेंस जो है वो मेनली मैटर करता है सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस में. द ड्राइविंग फोर्स फॉर वाटर मूवमेंट इज द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऑन either side of the membrane. The driving force is called the osmotic pressure. The next is tracheids and trachea. The main difference between tracheids have non-perforated walls whereas trachea has perforated walls. Tracheid and trachea are a type of plant tissue. ये plant tissue में होते हैं. अगर मैं आपको recall करवाऊँ तो plant tissue में दो main tissues होते हैं, xylem and phloem. Xylem is responsible for conduction of water and mineral और phloem जो होता है वो important होता है for the conduction of food या फिर हम बोलते हैं जो photosynthetic products होते हैं उनको transport करने में. So phloem is made up of many type of tissues and few of them are tracheids and trachea. ट्रैकीड्स जो होते हैं उनकी वॉल परफोरेटेड नहीं होती, मतलब वॉल्स में होल नहीं होते, वेराज ट्रैकिया जो है उनकी वॉल परफोरेटेड होती है. ट्रैकीड्स आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स विद टेपरिंग एंड्स. लंबे लंबे सेल हैं जो टेपरिंग है. टेपरिंग आई गेस आपको पता होगा कि ऐसे स्पिंडल शेप टाइप. इन एंड्स को टेपरिंग एंड्स बोलते हैं. Tracheads are made up of elongated cell with tapering ends. They have thick and lignified walls. इनमें लिग्निन प्रेजेंट होता है जो उसकी वॉल को थिक कर देता है. They have annular, spiral, scleriform, reticulate और pitted secondary walls. इनकी जो वॉल्स होती है वो एन्युलर भी हो सकती है, स्पायरल भी हो सकती है, रेटिकुलेट भी हो सकती है, पिटेड भी हो सकती है. इन एंजियोस्पर्म्स दे आर प्रेजेंट विद ट्रैकिया. ये हमेशा ट्रैकिया के साथ ही प्रेजेंट होते हैं. अगर हम ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स ज्वाइंड एंड टू एंड. द ट्रांसवर्स वॉल हैव परफोरेशंस. तो बेसिकली ये एंड टू एंड ज्वाइंड होते हैं. इसका मतलब है अगर ये एक ऐसे ट्रैकिया है तो दूसरा इसी के साथ होगा. और इनकी वॉल्स के बीच में अगर मैं यहाँ पे इसकी वॉल आपको दिखाऊँ तो उसके बीच में ऐसे होल्स होते हैं ताकि जो मटेरियल है वो अप डाउन मूव कर सके. द परफोरेशन इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रैकिया एंड ट्रैकीड्स. तो ट्रैकीड्स और ट्रैकिया में जो मेन डिफरेंस है वो परफोरेशन और नॉन परफोरेटेड होने का है. अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल्सो थिकन्ड. ये भी थिकन्ड है ट्रैकीड्स की तरह. और इनकी भी जो सेकेंडरी वॉल्स हैं उनमें एनुलर, स्क्लेरिफॉर्म, स्पाइरल, रेटिकुलेट या फिर पिटेड स्ट्रक्चर्स हैं. द नेक्स्ट वन इज ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट. ओस्टियो वर्ड हमें ये चीज़ सिग्निफाई करता है दैट बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू बोन. सो ओस्टियोब्लास्ट आर द सेल्स विच फॉर्म्स द बोन. बोन फॉर्म करने वाले जो सेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट. बोन फॉर्मेशन सेक्रीशन ऑफ सॉल्ट बाय दीज सेल्स. बोन फॉर्मेशन कैसे होती है, ये कुछ सॉल्ट सेक्रीट करते हैं. दे देन ट्रांसफॉर्म इनटू ओस्टियोसाइट्स और उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म होकर बन जाते हैं ओस्टियोसाइट्स विच आर द बोन सेल्स. ऑन द अदर हैंड ओस्टियोक्लास्ट आर द सेल्स विच आर एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन्स. तो ओस्टियोब्लास्ट वो सेल हैं जो बोन को बना रहे हैं और ओस्टियोक्लास्ट वो सेल हैं जो बोन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं. नाउ डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रक्ट करना इज ऑल्सो एडवांटेजेस ओवर है क्योंकि हमारी बोन में बोन मैरो होता है. बोन मैरो मीन्स बोन के अंदर की खाली कैविटी. सो वो बोन के अंदर के जो सेल्स होते हैं, जो मिडिल या सेंट्रल पार्ट के जो सेल्स होते हैं वो ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी की वजह से डिग्रेड होते हैं ताकि वहाँ पे एक कैविटी बन जाए, मैरो बन जाए और जिसके अंदर हमारे रेड सेल्स की फॉर्मेशन होती है. These cells are much larger than osteocytes. With increasing age, the width of the bone marrow increases due to the activity of osteoclast. The next is coenzyme and prosthetic group. Coenzyme और prosthetic group दोनों ही related है enzyme से. There are certain enzymes या कभी कभी जो enzyme होता है वो itself is not capable of conducting a catalytic reaction या वो किसी reaction को carry out करने में वो थोड़ा छोटा है या लाइट मॉलिक्यूलर वेट है इसलिए वो अपने रिएक्शन को कैरी आउट नहीं कर पाता और वो कभी कभी ज्वाइन हो जाता है किसी ग्रुप के साथ. Either that group is organic group or it can be inorganic group. So these are coenzymes or prosthetic group. Some enzymes need additional component for their catalytic function. Such groups are called cofactors. तो enzyme जब किसी ग्रुप के साथ अटैच होता है उस ग्रुप को बोलते हैं कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकते हैं, कोएंजाइम भी हो सकते हैं और मेटलाइन भी हो सकते हैं. प्रोस्थेटिक ग्रुप हम तब बोलते हैं अगर जो ग्रुप अटैच हुआ है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो प्रोस्थेटिक ग्रुप आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आर परमानेंटली बाउंड. तो अगर एंजाइम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ बाउंड हुआ है और परमानेंटली बाउंड हुआ है तो हम उस ग्रुप को बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप. Example, heme is the prosthetic group of enzyme peroxidase and catalase. Next is
कोएंजाइम आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बट ये भी ऑर्गेनिक है, लेकिन ये जो होते हैं ये ट्रांजिएंट बाइंडिंग होती है, इनकी जो बाइंडिंग होती है वो टेम्परेरी होती है. विटामिन आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम. विटामिन जो है वो बहुत सारे एंजाइम के साथ कोएंजाइम की तरह ऐड करते हैं जो टेम्परेरीली उनके साथ बाइंड करते हैं, जैसे कि FMN, TPP और NAD. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम क्लासिफिकेशन. IUB सिस्टम के हिसाब से हमें एंजाइम की कैटेगरीज बतानी है और उसके एग्जाम्पल. ओवर हेयर आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड द टाइप ऑफ रिएक्शन, बट इन द क्वेश्चन इट हैज़ नॉट बीन आस्क्ड. So the 6 categories are oxidoreductase, transferase, hydrolase, lyase, isomerase and ligases. ऑक्सीडोरिडक्टेज एज द नेम सजेस्ट कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेजेस में हमारे पास नाम आ जाएगा साइटोऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजनेज या फिर LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम. ट्रांसफरेज मतलब कि किसी ग्रुप का ट्रांसफर करना, सो ट्रांसफर फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, जैसे कि ट्रांसएमिनेज इसका एग्जाम्पल है. एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज जो कि अमीनो एसिड सिंथेसिस में यूज़ होते हैं, या फिर काइनेज, हेक्सोकाइनेज जो कि ग्लाइकोलाइसिस का एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है. नेक्स्ट इज हाइड्रोलेज. हाइड्रोलेज का मतलब होता है, यह आपने बहुत बार पढ़ा होगा, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी, मतलब कि वाटर की प्रेजेंस से किसी चीज़ को ब्रेक करना. तो हमारे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, जब हम डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं देयर आर सेवरल हाइड्रोलिटिक एंजाइम. तो जो भी पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये जितने भी एंजाइम्स हैं, ऑल दीज आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. नेक्स्ट लाइज. लाइज का मतलब होता है ऐड या रिमूव ग्रुप विदाउट इन्वॉल्विंग वाटर. पानी को यूज़ करे बिना, जैसे ऊपर था हाइड्रोलेजेस, लेकिन यहाँ पे लेजेस हाइड्रो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लाइजेस है. तो अगर हम कोई ग्रुप ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर, तो इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कार्बोक्सिलेसेस या डीकार्बोक्सिलेसेस. नेक्स्ट आइसोमरेसेस. आइसोमराइजेशन एक होता है, इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ ही हम डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं. तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर, जैसे कि म्यूटेसिस, इसका एग्जांपल है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस. द लास्ट वन इज लाइगेसेस. लाइगेसेस मीन्स ज्वाइन करना मॉलिक्यूल्स को विद द हेल्प ऑफ ATP. सो दीज आर सिंथेटेसिस. सिंथेटेसिस वर्ड भी देर आर टू टाइप ऑफ वर्ड, सिंथेसिस एंड सिंथेटेसिस. सिंथेटेसिस वर्ड का मतलब ही है कि विद द हेल्प ऑफ ATP. सो दिस इज अमीनो असाइल सिंथेटेज. अमीनो असाइल सिंथेटेज जो है वो यूज़ होता है प्रोटीन सिंथेसिस में. बट इफ़ यू डोंट रिमेंबर कि अभी पूरा कहाँ है, अगेन when you'll go through the chapters, तो धीरे धीरे करके you can come across each term. So the next question is mechanism of catalytic activity of enzyme. We know कि enzymes जो होते हैं वो कैटालाइट की तरह काम करते हैं, मतलब कि they participate in a reaction, वो किसी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. वो उसमें दे आर नॉट इन इट सेल्फ यूज़. एंजाइम बाद में एज इट इज़ उससे हमें रिएक्शन के बाद एज इट इज़ मिल जाते हैं और फिर वो नया रिएक्शन करने के लिए ये रीयूज़ होने लग जाते हैं. द ओनली पर्पज ऑफ यूजिंग द एंजाइम टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. वो एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं ताकि वो रिएक्शन ईजिली और जल्दी प्रोसीड हो सके विदाउट शिफ्टिंग इट्स इक्विलिब्रियम. सो एंजाइम बाइंड टू द सबस्ट्रेट. एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ, मतलब जो रिएक्टेंट है उसके साथ बाइंड करता है और बना देता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. सबस्ट्रेट आफ्टर बाइंडिंग टू एंजाइम ऑल्टर्स एंड फॉर्म प्रोडक्ट. ये एंजाइम सबस्ट्रेट जब बाइंड होता है तो इनके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से बनता है एंजाइम प्रोडक्ट. एंड लेटर ऑन ये एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं. एंजाइम जो है वो वापस यूज़ हो जाता है रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए. प्रोडक्ट इज फॉर्म एंड एंजाइम इज रेडी टू कैटलाइज अनदर रिएक्शन. एंजाइम बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट एट द एक्टिव साइट. एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, लाइक इफ दिस इज द एंजाइम तो ये इसकी एक्टिव साइट है. इफ दिस इज द सबस्ट्रेट, अगर ये सबस्ट्रेट है तो ये इसकी एक्टिव साइट है जहाँ पे आके एंजाइम बाइंड होगा. एक्ट ऑन द स्पेसिफिक बॉन्ड इन सबस्ट्रेट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. एंजाइम सबस्ट्रेट binding can be explained by either lock-in key model or induced fit. तो there are two models. एक है lock-in key model जो describe करता है कि enzyme substrate कैसे bind करते हैं, and the other one is induced fit model. एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम लोअर करता है एनर्जी बैरियर को, मतलब वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है और रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है. वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता. अगर हम एक ब्रीफ लुक दें लॉक-इन की मॉडल को, तो लॉक-इन की मॉडल बोलता है कि जैसे हर एक लॉक की स्पेसिफिक होती है, उसी तरह हर एक एक्टिव साइट जो होती है वो एंजाइम के लिए स्पेसिफिक होती है सबस्ट्रेट के ऊपर. सपोज दिस इज अ सबस्ट्रेट और इसके ऊपर एक ये दिस इज़ अ सबस्ट्रेट, इसके ऊपर ऐसी एक्टिव साइट है. तो अगर मेरे पास दो एंजाइम्स है लाइक दिस वन एंड
this one. तो obviously this enzyme will bind to this substrate. तो ये lock-in की model की help से induced fit model says enzyme changes its shapes on binding टू द सबस्ट्रेट. वो कहता है कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है तो वो अपनी शेप चेंज कर लेता है उसकी एक्टिव साइट के हिसाब से. एक्टिव साइट एक्वायर्स द कॉम्प्लीमेंट्री शेप ओनली आफ्टर बाइंडिंग द सबस्ट्रेट. तो वो जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री शेप पहले से नहीं होती, बाइंडिंग के बाद होती है. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अंडरगो सेवरल रिएक्शन वंस एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर ज्वाइंट. तो इनके बीच में देखो वेरी इंटरमीडिएट रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं ड्यू टू विच द सबस्ट्रेट इज चेंज इन टू प्रोडक्ट बनता है और फिर बाद में एंजाइम और प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट हो जाते हैं. सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने फर्स्ट क्लासीफाई करा था एंजाइम को 6 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स और उनके एग्जाम्पल्स और टाइप ऑफ रिएक्शन देखे थे. ऑल्सो बिकॉज द क्वेश्चन इज ओनली ऑफ 3 मार्क्स, तो हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल देना है, टाइप ऑफ रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट में है मैकेनिज्म ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी कैसी होती है, दिस इज फॉर 7 मार्क्स. अकॉर्डिंग टू 7 मार्क्स आई थिंक कि आंसर की लेंथ और थोड़ी लंबी होनी चाहिए, बट वील डिस्कस दैट व्हेन आई विल पुट अ वीडियो ऑन एंजाइम एंड एंजाइम काइनेटिक्स. So the last question is short notes on two types मतलब we'll do all 3: auto radiography, signal hypothesis and cyclic AMP as second messenger, but we'll do it in the next video. Hope you like the video, hope you understood the concept, and thanks for watching the video.